नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग पढ़े क्या, सोशल रिफॉर्म, और सोशल रिफॉर्म के आगे उसी कड़ी में हम लोग बढ़ रहे हैं और आज इसकी आखिरी क्लास होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड इम्पैक्ट, यानी जो पॉलिसी अपनाया पूरे भारत भर में ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसकी क्या प्रभाव रहा, उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसके पिछले वाले कक्षा में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और फिर 1853 के बाद का चरण वित्तीय पूंजीवाद और औद्योगिक पूंजीवाद में खूब इन्वेस्टमेंट किया। अपने इंग्लैंड वित्तीय पूंजीवादियों को भारत में बाजार प्रदान करा। फिर उसी के तहत देखिएगा कि उसकी ज़रूरत के लिए रेलवे की आवश्यकता थी ताकि पूरे भारत में अपनी वस्तुओं को विस्तार कर सके और आंदोलनकारियों को दमन कर सके। इस दृष्टिकोण हेतु भारत में उन्होंने ट्रेन चलाया। बहुत सारे लोगों की मन में ये आशंकाएं और संवेदनशील बातें होती है कि अक्सर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे भारतीय भी इस चीज़ से बहुत प्रेरणा लेते हैं कि ब्रिटिशर्स तो बहुत आदमी थे, बहुत अच्छे थे। ये तुच्छ भारतीय लोग हैं जो इस तरह के कहते हैं। पूरे आपको भारत में देखने को नजर आएगा और वो मुट्ठी भर लोग होते हैं जो उनको नीतियों को समझते हैं। पूरे भारत में अधिकतम से अधिकतम लोग आपको यही कहते नजर आएंगे कि भारत का नीति नियम बहुत अच्छा था। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, उन्होंने भारत में ट्रेन चलाया। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो उसका कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उनकी लाभ हेतु उन्होंने सारा रिफॉर्म कर रहे थे। बहुत समझते नहीं है लोग। तो उन्होंने इस तरह से काम किया, रेल चलाया, जिससे कि उसकी अपनी मुनाफा बढ़े। आप सोचिए कि ब्रिटिश भारत में ट्रेन चलाया, तो ट्रेन चलाने का उसका उद्देश्य था, जिसमें से एक दो उद्देश्य आप समझिए। पहला तो कि पूरे भारत में अपनी वस्तुओं का जो ब्रिटेन से बन के आया है उसकी विस्तार हो सके, हर गली मोहल्ले में, हर गांव में, हर जिले में, हर कस्बे में पहुंच सके उसकी वस्तु। दूसरी बात कि कहीं राष्ट्रवादी आंदोलन अगर उपजा है तो तेजी गति से उसके सैनिक जाकर उस आंदोलन को भी संप्रेष कर देगा, दमन कर देगा। क्रांतिकारियों पर, भगत सिंह जैसे, सुखदेव, मंगल पांडे आदि जैसे लोगों पर ये नकारात्मक प्रभाव फिर वहां पे पड़ा। इसका राष्ट्रवादियों के ऊपर ये दमनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस चीज को समझना है। बहुत सारे भारतीय हैं जो अभी भी इस बात के लिए बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ब्रिटेन वाले लोग बहुत अच्छे थे, अंग्रेज अच्छा था तब तो भारत में ट्रेन चलाया, समाज में सुधार किया। लेकिन उसको नीतियां के समझिए, जिसमें से एक दो नीतियां आप समझिए। ट्रेन क्यों चलाया? ताकि पूरे भारत में इंग्लैंड से विनिर्मित वस्तु पूरे भारत में गलियों में, कस्बों में पहुंच सके, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे। दूसरी बात कि अगर कोई क्रांतिकारी भारत में हो रहा है कहीं पे, तो उस ट्रेन के माध्यम से तेजी गति से दमनात्मक कार्रवाई कर देगा कि नहीं? दमन कर देगा, संप्रेष कर देगा। कोई भी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन को अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो उसको क्या करेगा? जल्दी से जाके उस क्रांति को दबाने का प्रयास करेगा। 1857 के रिवोल्ट में यही हुआ था। तो हमें गर्वान्वित महसूस नहीं करना चाहिए कि ब्रिटिश बहुत अच्छे थे, भारत में ट्रेन चलाए, अन्य तरह के सुधार किए। जो भी किए वो अपने हित के लिए किए। रेल इसलिए चलाएं ताकि उसका धन का निष्कासन भारत से तेजी गति से ब्रिटेन की ओर जाए, और ब्रिटेन समृद्ध हो गया धीरे धीरे, और भारत क्या हो गया? कंगाल हो गया। तो हमें गर्वान्वित महसूस बिल्कुल नहीं करनी है। इस बात को आपको समझ में आना चाहिए, और मुट्ठी भर पूरे भारत में लोग हैं जो ऐसे समझते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने पिछले कक्षा में बताया था। आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे वही इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड इम्पैक्ट। आज इकोनॉमिक्स के विषय पर आज अंग्रेजों की दृष्टि से ये आखिरी क्लास है। तो आइए हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसे प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले देखिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज, उन्होंने जो कार्य किया उससे क्या परिणाम निकला? क्या भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रीज का बढ़ावा मिला? तो ऐसा नहीं है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज का बढ़ावा नहीं मिला, यानी आधुनिक उद्योग का बढ़ावा नहीं मिला। रेवेन्यू पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर, यानी राजस्व नीति क्या रहा उसका?
ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। आधुनिक उद्योग यानी मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए। दूसरी बात कि टेक्नोलॉजी होगा तो उसमें उसके साथ साथ बड़ा निवेशक होना चाहिए। जब बड़ा निवेश होगा तब बड़े मजदूर लगेंगे। ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन भारत का जो विकास था मॉडर्न इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं हुआ? जिम्मेवारी तो ये गवर्नमेंट की बनती थी कि वो भारत पर रूल कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल आदि का डेवलपमेंट कौन? गवर्नमेंट करती। ऐसे में यदि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का विकास इंडिया में नहीं कर रही है, जबकि ब्रिटेन में वो पुरजोरों से औद्योगिक क्रांति आया है 1825 और 17वीं सदी के आसपास तक, तो उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट करने का विचार रख ही नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ भारत से सिर्फ और सिर्फ उसे कच्चा माल चाहिए था और उसी कच्चा माल के प्राप्ति हेतु कुछ दबाव में आकर, राष्ट्रवादियों के दबाव में आकर थोड़ी बहुत सुधार करेगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो भारत उद्योग का विकास कम क्यों हुआ? हम कम ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उद्योगपति भारत में भी थे जो धीरे धीरे अंग्रेजों के वस्तुओं के मुकाबले में बाजार में टिक ही नहीं पाते थे, क्योंकि जो ब्रिटेन से वस्तु बनकर आती थी उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती ही नहीं थी। तो टैक्स क्यों लगाती? उसी देश के व्यक्ति तो यहाँ पे आके निवेश कर रहा है, तो क्या हम अपने व्यक्ति पर ही टैक्स लगाएंगे? तो ऐसे में जो ब्रिटेन की वस्तु 100 रुपया में बनकर आ रहा है उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, और भारत के वस्तु जो कि वो भी 100 रुपया में बना है, तो अंग्रेज कम करके भी बेचेगा तो उसकी मुनाफा हो जाएगी। लेकिन क्या भारतीय चाहेंगे कि हम कम में बेचें? ऐसे में भारतीय उद्योगपति और भारतीय जो हस्तकरघा उद्योग था पतन की ओर गया, और आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये सारे लोग विद्रोह करेंगे। तो भारत उद्योग का विकास कम क्यों हुआ? तो उसके पीछे अगर अंग्रेज जो बताता है वो ये बताता है कि आपका वित्त व्यवस्था नहीं था। वित्त मतलब क्या? फाइनेंस। आपकी आर्थिक व्यवस्था पिछड़ी हुई थी, तो आप वित्त का निवेश ही नहीं कर पाएंगे, तो इंडस्ट्रीज का विकास होगा कैसे? पहला तर्क। दूसरा, टेक्नोलॉजी की कमी थी। तो टेक्नोलॉजी कौन बढ़ाता? वो किसकी जिम्मेवारी थी? वो अंग्रेजों का ही जिम्मेवारी थी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं, वित्त नहीं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि भारत बिल्कुल पिछड़ेगा? वही टाइम पीरियड है जिस टाइम में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकली रिवोल्यूशन तेजी गति से आ रहा है। तो भारत के भी आप पिता हैं, पिता तुल्य हैं, आप यहाँ के देख रेख हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप बढ़ावा दें, टेक्नोलॉजी का बढ़ावा दें, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उद्योगों में लोगों की रोजगार की प्राप्ति हो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कौन करेगा? ये भी गवर्नमेंट की काम थी। और वो कहते थे कि आपकी सामाजिक पिछड़ापन है, समाज में कुरीतियां थी, ये बात तो सत्य है। लेकिन यूरोप में भी एक समय देखिएगा तो काले गोरे का भेदभाव होता था। आगे, संस्कृति कुछ हद तक विकास विरोधी थी। यह बात भी सत्य है कि समाज भी थोड़ी हमारी विकास विरोधी रही। जबकि आप प्राचीन काल में देखिए तो उस समय हम लोग समाज थे, उस समय रेल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो क्या हम लोग डेवलप नहीं किए थे? दुनिया का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारी ही सभ्यता थी। उस समय हमने विश्व को ज्ञान दिया, बुद्ध जैसे ऋषि मुनि दिया, अन्य प्रकार के संसाधन, पूरे विश्व को अपने संसाधन से सींचा। तो भारत आज पिछड़ा हुआ है, पतनशील है, तो वो कहीं ना कहीं अपने समाज की 2% कमी है, तो 88% जो कमी है वो किसका है? तो गवर्नमेंट की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। संस्कृति कुछ हद तक भी पिछड़ा हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कैसी थी? तो साम्राज्यवादी थी।
ये सारी बात को तो आप दिखाएंगे, लेकिन आप यह भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो नीति, जो सबसे बड़ा कारण था पिछड़ापन का, वो कारण था साम्राज्यवादी हित। क्योंकि गवर्नमेंट की साम्राज्यवादी हित था, तो साम्राज्यवादी हित को देखते हुए ब्रिटिश कंपनी भारत में ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती थी, ना इंडस्ट्रियल में इन्वेस्टमेंट करती थी, ना ही टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करती थी, और फाइनेंस कॉरपोरेशन में भी जो बैंकिंग व्यवस्था था उसमें नस्लीय भेदभाव होता था। काले लोगों को ऋण नहीं मिलता था, और ब्रिटिश जो निवेशक होते थे भारत में, उन लोगों को आसानी से ऋण मिल जाता था। तो बताइए, जब इतना गतिविधियां ब्रिटिश हमारे ऊपर कर रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उसका साम्राज्य सुरक्षित रहे, तो क्या भारतीय उद्योगपति और भारतीय पूंजीपति टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। तो उसकी जो नज़रिया है भारत को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भारत से हम तेजी गति से कच्चा माल प्राप्त करें, और इसी के क्रम में देखिएगा कि वो ट्रेन चलाएगा। अब भारतीय लोग कहेंगे वाह वाह अंग्रेज, गोरे लंगूर, आप तो ट्रेन चलाकर भारतीयों के लिए आप मेहरबानी कर दी। तो आपको समझना होगा उनकी सारी नीतियां। फिर देखिए साम्राज्यवादी से क्या नुकसान हुआ, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं और बोल भी रहा हूं, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहां तक तो आपको दिख रहा होगा क्लियर कि साम्राज्यवादी नीति अपनाया ब्रिटिश, तो उसका भारतीयों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या नुकसान हुआ। तो नुकसान में पहला जानिए कि कृषि व्यवस्था, कृषि तबाह हो गया। जो हस्तकरघा उद्योग था और शिल्पकार लोग थे, जो हाथों से कपड़ा गुनगुन कर, चरखा चला चला कर आदि जैसे टेक्नोलॉजिकली से वो अपने कार्यों को निर्वहन करते थे, वो तबाह हो गया। परंपरा उद्योग बर्बाद हो गया। परंपरा उद्योग मतलब वही जो हस्तकरघा उद्योग होता था। घर में लोग आग के अगरबत्ती और ना जाने मोम आदि अपने खुद से बना लेते थे। टेक्नोलॉजिकली विकास की उपेक्षा हुई, मतलब टेक्नोलॉजी के विकास पर ध्यान ही नहीं दिया। आगे देखिए, तो इसी कड़ी में आपको पता चलेगा कि बैंकिंग संस्था में नस्लीय भेदभाव थी। जब बैंकिंग संस्था में नस्लीय भेदभाव रहेगा, तो भारतीय पूंजीपति को, भारतीय निवेशक को ऋण मिलेगा नहीं, और ऋण नहीं उपलब्ध होगा, तो फिर ये अपने ही मेहनत से, अपने ही दम पर किस हद तक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करेगा। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आगे देखिए, गवर्नमेंट कच्चा माल निर्यात कर रही थी। अब इसका आपको मैंने बताया कि ये तेजी गति से अपना कच्चा माल निर्यात करने हेतु उस पर बल दे रही थी। तो आदि कार्यों को ये क्यों करना चाहेगा। आगे देखिए, मुक्त व्यापार का नीति के तहत ये अपना काम कर रहा था, क्योंकि इसके प्रतिस्पर्धी कोई थे नहीं। आगे चल के पिछले वाले कक्षा में मैंने बताया कि अमेरिका और जापान आया था, लेकिन फिर ये इनको लगा कि अमेरिका और जापान हमारे लिए व्यापारिक गतिविधियां के दृष्टिकोण से एक कहीं ना कहीं नुकसान हेतु दायक होंगे, उसको षड्यंत्र नीति के तहत भगाने में कामयाब हुआ। अतः इन सब बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में उद्योग विकास साम्राज्यवाद हित के विरुद्ध था। यानी ब्रिटिश चाहता था कि भारतीय इंडस्ट्रियल में विकास होगा, भारत में इंडस्ट्रीज में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में हम उन्नति करते हैं, तो ये हमारे साम्राज्यवादी हित के विरुद्ध होगा। तो ऐसे में वो क्यों करना चाहेगा, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखिए कि इसकी राजस्व की नीति व कृषि व्यवस्था क्या था, यानी रेवेन्यू पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर। ये जो है रेवेन्यू पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर, ये पहला पॉइंट आपको मैंने बताया और यहाँ ला के एंड किया। लास्ट में हम बता देंगे कि अतः भारत में उद्योग विकास साम्राज्यवादी हितों के विरोध था, अतः इसलिए भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने में ब्रिटिश अपने साम्राज्य को असुरक्षित महसूस कर रही थी। तो आपको ये सारी बातें इतना यदि कोट कर देते हैं तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे और अच्छी व्याख्यान भी हो जाएगा। मैंने जो भी पॉइंट बताया है सारा रिलेवेंट है, अब इसी को मैं डील किया हूं, तो आप खुद भी नोट कर सकते हैं पूरी बातों को समझ सुनकर। आगे देखिए, राजस्व की नीति यानी रेवेन्यू पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से उनकी नीतियां था।
तो 19वीं सदी तक देखिएगा तो कृषि ही गवर्नमेंट की आय का स्रोत था। यानी 19वीं सेंचुरी के आसपास देखते हैं आप तो आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा कि सरकार का आय का जो साधन था वो सिर्फ और सिर्फ कृषि था। तो वो अपने आय के लिए व्यवस्थाएं बनाएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह आयात और निर्यात पर कर नहीं लगाना चाहते थे। ब्रिटिश अधिकारी इसके विरुद्ध थे। अब राजस्व की नीति में हम ये बता रहे हैं कि 19वीं सदी के दौरान कृषि एक साधन मात्र था जिससे गवर्नमेंट की आय की प्राप्ति होती थी। अब ऐसा क्यों था कि कृषि ही उसका एक माध्यम था? तो उसके पीछे रीजन है कि ब्रिटिश से जो निवेशक आते थे, ब्रिटिश से जो आयात होता था और भारत से जो निर्यात होता था, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिशर्सों पर टैक्स लगाती ही नहीं थी। तो यदि आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं, कस्टम ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं, तो आप मुनाफा कैसे कमाएंगे? ऐसे में ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच कन्फ्लिक्शंस ना हो जाए, तनाव ना हो जाए, इसलिए वह नहीं लगाते थे टैक्स। क्योंकि ब्रिटिश लोग भी आते थे, ऑफिसर्स लोग, वो अतिरिक्त पेमेंट पर आते थे। भला 7 समुंदर पार होके लोग क्यों आएंगे भारत में जॉब करने? सामान्य जॉब मिलेगा तो ब्रिटेन में ही तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी उपेक्षाएं अधिक थी। तो वही मैं बताया कि गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि यातायात पर कर नहीं लगता था और ब्रिटिश अधिकारी इसके विरुद्ध थे। ब्रिटिश अधिकारी इसके विरुद्ध क्यों थे, जो अभी मैंने आपको बताया। आगे देखिए, 20वीं सदी के आसपास इंडियन नेशनल मूवमेंट और अन्य दबावों में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकम टैक्स एवं आयात शुल्क लगाना शुरू कर दिया। अतः कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की नीति गरीबों से ज्यादा कर की प्राप्ति करना और अमीरों को राहत पहुंचाना ही इसका मूल्य उद्देश्य था। तो राजस्व में यदि इतना बिंदु आप जानते हैं तो यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजर से एकदम प्रश्न क्लियर रहेगा। आगे देखिए, इसी कड़ी में देखिए थोड़ा सा भू राजस्व की नीति। अब भू राजस्व की नीति में और जानिए जो एडिशनल जानने योग्य बातें हैं कि भू राजस्व व्यवस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक जमींदारी व्यवस्था, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था। ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से प्रश्न एकदम आता ही आता है। तो देखिए, जमींदारी व्यवस्था में 19% कहा गया था कि जमींदार जो वसूल करेंगे उसका वो 19% रखेंगे, बाकी जो सरकार को दे देंगे। रैयतवाड़ी में 51% का कॉन्सेप्ट था और महालवाड़ी में 30%। आइए इन सबको समझते हैं। जमींदारी व्यवस्था का तात्पर्य इस तरह से है कि इस व्यवस्था में सरकार कृषकों के जमीन को जमींदारों को मालिक बना दिया। यानी भूमि का मालिक जो था वो कौन बन गया? जमींदार बन गया। किसका मालिक? भूमि का मालिक। जो कृषक का जो भूमि था उसका मालिक कौन बन गया? जमींदार। दूसरा, कृषक जो थे, जो एग्रीकल्चरल करने वाले लोग थे, वो जोतदार सिर्फ हो गए। आगे देखिए, गवर्नमेंट पहले 10 वर्ष के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई थी जमींदारी के तहत कि किसी व्यक्ति को जमींदारी दे दिया, कहा कि तुम मुझे खरीद कर दो, वसूल करके आप दीजिए, इतना जमीन है और इतना रुपया हम सालाना लेंगे। मान लिया जाए कि 100 एकड़ जमीन है तो उस पर तय हुआ जमींदार और अंग्रेजों के बीच कि मैं आपसे सालाना 1 लाख रुपया लूँगा और यह लगातार 10 साल तक लूँगा, अस्थाई। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था, यह वह समय है कि कभी कभी ऐसा हो जाता था कि किसानों से ऋण वसूली नहीं होता था, कर उतना उपलब्ध नहीं होता था, तो जमींदारियाँ छीना जाती थी और फिर बोली लगता था। और बोली जब लगता था तो शहर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते थे, इस बोली में बोली का हकदार होते थे और जो बढ़ के बोली लगाता था उसे जमींदारी दी जाती थी। उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा ब्रिटिश रखा था कि मैं बोली लगाऊंगा और मान लिया जाए मैं बोली लगाया 10 लाख और जो कहा कि मैं इतना वसूल करके दूंगा मैं उसको जमींदारी दे दूंगा।
जिसमें शहर के लोग काफ़ी इंटरेस्ट लिए और शहर अपने अधीन एक और व्यक्ति को रखते थे जिसको लम्बदार कहा जाता था। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट पहले 10 वर्ष के लिए रखा, लेकिन फिर बाद में क्या कर दिया कि इसको अस्थाई कर दिया कि 10 साल, 20 साल, 50 साल आदि कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि तय किया था कि हम 1 लाख लेंगे, लेकिन ऐसा होने लगा कि जमींदार वसूली करने लगा 1.5 लाख। तो जो 50,000 एक्स्ट्रा आया वो मुनाफा किसका हो गया? उसको हो गया, यानी जमींदार को हो गया। फिर आगे देखिए, तो गवर्नमेंट पॉलिटिकली लाभ भी इससे कमाया। फिर आगे देखिए कि प्रारंभ में जमींदार को हानि हुई। हानि का कॉन्सेप्ट इस तरह से हुई कि जो बोली लगता था उस बोली के अनुरूप कृषकों से जमींदार ऋण कर्ज वसूल नहीं कर पाती थी, तो ऐसे में हानि होता था, लेकिन बाद में लाभ होना शुरू हो गया। तो आपको इतना ही समझना है। आगे देखिए रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है? रैयतवाड़ी में था कि वसूल कौन करता था? सरकार। किसानों से कौन वसूलती थी? सरकार। दर क्या था? तो दर का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन दर अधिकतम ही था। भारतीयों पर अधिकतम बोझ दिया जाता था। बंदोबस्त अस्थायी था। उसी के दरमियान देखिएगा कि जब सरकारें वसूलती थी तो नगद या कैश किस तरह से, तो इसको 2 फेज में आप बांट के देख सकते हैं। भूमि पर राजस्व और जो उसके उत्पादन है उस पर राजस्व। तो ये भूमि पर राजस्व वसूलते थे। यहाँ से प्रश्न आता है, आपको कूट में सजाकर बता देंगे। तो आपको समझना होगा कि ब्रिटिश जो थे भूमि पर राजस्व लगाते थे। तो आप इतना ही रैयतवाड़ी में जानिए। थर्ड आपका है महालवाड़ी। इसमें जो मालिक था वो महाल मतलब गांव का जो प्रधान लोग होते थे उसे ही मालिक बना दिया जाता था। वसूली कृषकों से कौन करते थे? महाल का जो प्रधान होता था। इसलिए गवर्नमेंट उसको क्या लंबरदार कहते थे। कुल कितना? 5%, यानी जो वसूलीदार व्यक्ति है वो 5% रख कर अतिरिक्त रकम सरकार को सौंप देंगे। कृषक द्वारा राजस्व ना चुकाने पर उनकी भूमि छीन ली जाती थी। क्या छीन लिया जाता था? भूमि छीन लिया जाता था, जिसके कारण जो किसान थे वो क्या करते थे कि भूमि को बचाने के लिए जो साहूदार होते हैं उन लोगों से ऋण या कर्ज लेते थे, और इस अवस्था में कर्ज ना वसूल करने के अवस्था में उसकी ज़मीन छीन जाती थी। तो क्या होता था? जो भारतीय किसान होता था वो भूमिहीन हुआ, बेरोजगार हुआ, और अकाल के स्थितियां ऐसी हो जाती थी कि मरने के नौबत भी पहुंच जाता था। आप समझिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 व्यवस्था चलाया। राजस्व यानी रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप करते हुए ब्रिटिश कंपनी ने 3 व्यवस्था चलाया। भू राजस्व व्यवस्था, उसके तहत रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और आप जान लीजिए कि भू राजस्व नीति। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो ब्रिटिशर्सों ने जमींदारों को, भारतीय किसानों को खूब शोषण किया। शोषण करते करते उन लोगों की व्यवस्थाएं जब तक भूमिहीन ना हो गई, जब तक वे किसानों के ऊपर शोषण ही करते रहे। यानी ब्रिटिश लोगों ने किसानों को से टैक्स वसूलने के लिए व्यवस्थाएं बनाई। आपको इतना ही जानना होगा। अब किसान क्या हो गए? तो किसान जो थे वो कृषक द्वारा राजस्व ना चुकाने पर भूमि को छीन लिया जाता था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू पॉलिसी को निरंतर एज इट इज बनाए रखने के लिए 3 व्यवस्था बनाई रेवेन्यू सिस्टम में। पहला जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। और इन सब के अंतर्गत किसानों को, भारतीय किसानों को कर चुकाना होता था। नहीं चुकाने के अवस्था में उनकी भूमि छीन ली जाती थी और फिर बेचकर उस भूमि को उससे टैक्स वसूल लिया जाता था। तो ऐसे में जो भारतीय किसान होते थे अपने भूमि को बचाने के लिए साहूदारों से कर्ज लेते थे, और फिर कर्ज ना चुकाने की स्थिति में वो अपने भूमि को बेच देते थे। ऐसे में भूमि जो भारतीय किसान थे वो भूमिहीन हो गए, बेरोजगारी आएगी, और ऐसी यही अकाल की स्थिति में किसान
क्या करेंगे, मरने की नौबत आ जाती थी। तो स्वाभाविक था कि नहीं कि भारतीय प्रतिक्रिया अंग्रेजों के प्रति हो, बिल्कुल होगा। और यही कारण है कि आने वाले आगे इंडियन नेशनल मूवमेंट देखिएगा तो इतना प्रबल होगा कि मत कहिए। तो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम का भारत पर प्रभाव, किसान भू राजस्व का शिकार की ओर गए, यानी भू राजस्व नहीं चुका पा रहे थे तो उसका भुगतान करना शुरू किए। बंगाल में 2 जोतदार हो गए। आगे शेष भारत मालिक रहा, जो विभिन्न वाणिज्यिक कृषि की ओर मुड़े, जिससे भारी नुकसान हुआ। भूमिहीन हुआ, अकाल आई, जिसका शिकार कौन हुए, किसान हुए। अब इसी गतिविधियां के तहत देखिएगा कि आगे चल के अंग्रेजों के प्रति विद्रोह होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी प्रबल हो जाएगी। और इस प्रकार इसी क्रम में किसानों के लिए 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होगी, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। तो आपको यहाँ पे क्या बात समझ में आया, वो आप अपने उत्तर अपने कमेंट की ओर से बताएंगे। यदि कोई बात को समझने में परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास यहाँ पे ही रुक जाएगी, मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।